आई एम रियली सॉरी जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूँ। हम सब लोग जो इंडिया में रह रहे हैं वो अगले 2, 5 और 10 साल में बहुत बीमार पड़ने वाले हैं। अगर ऑलरेडी बीमार हैं तो और खतरनाक बीमारियां लगने वाली हैं। हम में से काफी लोगों को लंग्स, स्टमक, स्किन या ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस होने वाली हैं और काफी लोगों को कैंसर भी हो सकता है। अगर इन सब से गलती से बच गए तो असामयिक मृत्यु हो सकती है और इन सब से बच गए तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि पहले आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। अगेन आई एम रियली सॉरी बट ये सब डेफिनेटली होने वाला है। नहीं, मैं लाइन चेंज करके ज्योतिष नहीं बन गया हूँ, लेकिन हाल फिलहाल के जो हालात दिख रहे हैं उसको देखकर लगता है कि भारत में रहना अपने और अपने लोगों की जान को खतरे में डालने जैसा है। पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं अपने देश भारत को बहुत प्यार करता हूं और इस वीडियो का मकसद भारत को बदनाम करना बिल्कुल भी नहीं है, पर ये एक कड़वी हकीकत है जो हमें देर सवेर पहचाननी ही पड़ेगी। हम दिन रात देशभक्ति की बातें करते हैं, पर जब हवा जहरीली हो, पानी गंदा हो, खाना मिलावटी हो, सड़कें जानलेवा हो और कानून व्यवस्था ऐसी हो जहां अपराधी मौज में और एक्टिविस्ट जेल में, तो मुझे दिल पर पत्थर रखकर सोचना ही पड़ेगा कि कहीं देश छोड़ना ही सबसे बेहतर विकल्प तो नहीं। इस वीडियो में जो मैं कहने जा रहा हूं उसको दिमाग ठंडा रख कर देखिएगा और अच्छी तरीके से सोचिएगा। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो क्या हवा सांस लेने लायक है? जब भी आप बाहर जाते हो तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ आपकी सांस में जा रहा है, कुछ जलने की बदबू आ रही है? और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि क्या आप आज की तारीख में खुली हवा में सांस लेने का रिस्क ले सकते हो? और जो पानी आप पी रहे हो क्या गारंटी है कि उसमें गटर का पानी मिक्स नहीं कर दिया गया है? मंत्री संतरी तो हमें घंटा बोलकर निकल जाएंगे। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? पर जब इस जहरीले पानी में ना सिर्फ गटर का पानी बल्कि ना जाने कौन कौन से हैवी मेटल हैं जिनका नाम लेना सीखने के लिए आपको केमिस्ट्री की क्लासेस लेनी पड़ेगी। इस पानी को पीकर आपकी या आपके बच्चों की सेहत खराब हो गई तो जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि नेता तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कभी का झाड़ चुके हैं। मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ? और शायद आपके पास पैसे होंगे एयर प्यूरिफायर और आरओ वाटर प्यूरिफायर खरीदने के, पर खाने का क्या? फूड प्यूरिफायर तो अभी तक मार्केट में आया ही नहीं। जब आपकी सब्जियां, फल, मसाले, दूध, दही, घी, ऑलमोस्ट सभी कुछ नकली है, मिलावटी है, तो खाएंगे क्या? चलिए मैं अज्यूम करता हूँ कि आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है तो कुछ ना कुछ अच्छा खा ही लेंगे, पर जिन सड़कों पर चलकर ये खाना लेने जाएंगे उसका क्या? सड़कों पर गड्ढे ज्यादा हैं, सड़क कम। Responsible, please share it around such that these patches are repaired as soon as possible. और जिन गंवारों को सरकार ने खुले हाथ से लाइसेंस दे रखा है, जो गाड़ियां ऐसे चलाते हैं जैसे सड़क पर हवाई जहाज उड़ा रहे हों, उनसे आपकी सेफ्टी और आपके बच्चों की सेफ्टी कौन तय करेगा? इनसे तो वो फौजी तक नहीं बच पाया जो बॉर्डर पर गोलियों से बच गया, पर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से नहीं बच पाया और अपने न्यू बॉर्न बच्चे का चेहरा देखे बिना ही शहीद हो गया सड़कों पर, दुश्मन की गोलियों से नहीं, हमारे देश में ही हैवानियत से चलती कारों से। चलिए मैं अज्यूम करता हूँ कि आप बाहर नहीं निकलेंगे और वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, पर ये जो दिन रात नफरत का जहर हमारे अंदर बोया जा रहा है उससे अपने दिमाग को और अपनी फैमिली को कैसे बचाएंगे? धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर हमें रोज बरगलाया जा रहा है। उग्रवादी बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। बड़े बड़े लोग धर्म के या पॉलिटिक्स के ठेकेदार तो कोई भी क्राइम करके खुलेआम बच जाते हैं आपको मिडिल फिंगर दिखाते हुए। A minor girl who survived Asaram's crimes has now moved the Supreme Court seeking cancellation of his bail, which he got recently while serving a life sentence. Why? On medical grounds. पर अगर आपने जरा सी आवाज उठाई, आपने एक्टिविज्म जैसा जघन्य अपराध किया तो आपका जेल जाना तय है। और फिर वही सालों साल चक्की पीसिंग, nobody gives a damn about you। चलिए आप मेरी ना सही, आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी का जिम्मा ले लीजिए। किसी से कोई सवाल पूछने की, किसी को अकाउंटेबल ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। पर मेरे हिसाब से इस वक्त भारत में रहना इस कंडीशन में अपने और अपनी फैमिली की सेहत, सुरक्षा और भविष्य को दांव पर लगाने जैसा है। एंड बिफोर यू रिजेक्ट मी कम्प्लीटली, प्लीज लेट मी टॉक एंड गिव यू द रीजंस जिसकी वजह से मैं ये सब कह रहा हूँ। दिल पर पत्थर रख कर ही सही ये मैं इस वीडियो में कहना चाह रहा हूँ कि अगर मौका मिले, अगर आप केपेबल हो, इफ यू कैन, तो इस देश से निकल जाइए अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए। तो अगर आप थोड़े से भी रीजनेबल हैं, आप में थोड़ा सा भी धैर्य है, तो एक एक करके इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है हवा खराब, टॉक्सिक हवा जो अब जहर बन चुकी है। आज हालत यह है कि हवा के साथ हम अपने लंग्स में बीमारी खींच रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेफ एयर क्वालिटी गाइडलाइंस पूरी दुनिया के लिए डिफाइंड हैं, लेकिन भारत की पूरी आबादी उन गाइडलाइंस से
कहीं ऊपर का पोल्यूशन झेल रही हैं। एक हालिया स्टडी लेंसेट प्लेनेटरी हेल्थ में छपी थी, जिसमें बताया गया था कि अगर इंडिया WHO की सेफ एयर स्टैंडर्ड्स को मीट करता तो हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग मौत से बच सकते थे। पर हालात इसका उल्टा है कि 2023 में 2 मिलियन से ज्यादा लोग, 20 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन रिलेटेड बीमारियों से मर गए, और ये आंकड़ा है सिर्फ एक साल का। ये संख्या सन 2000 में 14 लाख थी और ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ चुकी है। 2025 का जो रीसेंट डेटा है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है अब कि पोल्यूशन से किसी की जान जा सकती है। वो ये कह रहे हैं कि पोल्यूशन का और मृत्यु का कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन से डायरेक्टली कोई नहीं मरता। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। पर मुझे और आपको सबको पता है कि पोल्यूशन हमारे लिए कितना खतरनाक है, और अगर हम सब भारत में रहते रहेंगे तो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग कैंसर, डायबिटीज जैसे ज्यादातर गंभीर रोगों का एक बड़ा कारण है हवा की गंदगी। जरा सोचिए कि COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज से मरने वाले 10 में से 7 लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। लंग कैंसर की 1/3 मौतें सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। ये वो बीमारियां हैं जिससे शायद आप कुछ महीने में, कुछ साल में ना मरे, बट धीरे धीरे ये बीमारी आपको अंदर से खा जाएगी। और अगर आप यंग हैं, जवान हैं, तो शायद आप पर इसका फर्क ना पड़े, लेकिन छोटे बच्चों पर और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जो एक छोटा बच्चा 5 से 10 साल की उम्र का है, जब उसे छोटी उम्र में ही सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी और हार्ट अटैक 30-40 साल की उम्र में होने लगेंगे, दिमाग की बीमारियां, डिमेंशिया जवानी में होने लगेंगी, तब समझ में आएगा कि ये हवा सच में साइलेंट किलर है। तब शायद हमें पोल्यूशन एक मुद्दा लगेगा, जो अभी हमारे लिए किसी भी तरह से कोई मुद्दा है ही नहीं। स्टडीज ने बार बार दिखाया है कि लंबे समय तक PM 2.5 यानी वो ऐसे कण जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते, वो जब हमारे अंदर बार बार जाते हैं, इसका एक्सपोजर हमारे अंदर होता है, तो हर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब बढ़ने से मोर्टेलिटी 8.6% बढ़ जाती है। भारत में तो कई जगह PM 2.5 लेवल जो है वो उसकी संख्या सैकड़ों में है, कई जगह पर मीटर भी उसको कैप्चर नहीं कर सकता। WHO लिमिट है सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की। अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो भी आप सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज में पाया गया कि जो फिलहाल कई जगह पर भारत में AQI है वो 40 से 50 सिगरेट रोज पीने के बराबर है। और फिर वही एंटी नेशनल बातें, हर किसी को पता है कि दिवाली के बाद हर जगह पर हेडलाइंस आती हैं कि दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन चुका है। पर यहाँ पर सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया का, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया का ये हाल है। कुछ अच्छे इलाकों को, तटीय इलाकों को या फिर पहाड़ी इलाकों को छोड़कर, जहां पर अभी भी पोल्यूशन की मार इतनी ज्यादा नहीं है। पर बॉटम लाइन ये है कि WHO के जो आंकड़े हैं या वर्ल्ड वाइड जो भी AQI के आंकड़े हैं, वो सब अब फीके पड़ने लगे हैं भारत में आकर। हमें नए मीटर की, नए मेजर्स की जरूरत है भारत में, क्योंकि जो प्रेजेंट मीटर हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं वो भारत में आकर फेल हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने पोल्यूशन में एक्चुअली रह रहे हैं, क्योंकि मीटर तो घर से बाहर निकलते ही मैक्स बता देता है। अगर अभी भी आपको लगता है कि हमारे सिस्टम की नाकामी नहीं है, कांग्रेचुलेशंस, आपका ब्रेन वॉश का लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। पराली हो यानी स्टबल जलाना हो, वाहनों का पोल्यूशन हो, फैक्ट्रीज का एमिशन हो, कंस्ट्रक्शन की डस्ट हो, कुल मिलाकर सरकार की नीतियां और उसका एनफोर्समेंट दोनों ही जबरदस्त लेवल पर फेल हुए हैं। हर सरकार अपने पीछे वाली सरकार को दोषी ठहराती है और खुद पर कभी भी कोई ब्लेम नहीं लेती। चाहे जल भराव हो दिल्ली का, चाहे प्रदूषण हो, पिछली सरकारों के दुष्कर्मों का प्रभाव दिल्ली की जनता भुगत रही है। तो जब ब्लेम किसी सरकार का है ही नहीं, तो सब जिम्मेदारी आती है आप पर, खुद पर। पर ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। ICMR की एक स्टडी ने बताया कि अगर दिल्ली जैसे शहर में रहने वाला आदमी अगर कुछ सालों तक एक क्लीन माहौल में शिफ्ट हो जाए, गाँव में या कहीं पर जहाँ पर पोल्यूशन कम है, सिंगल डबल डिजिट AQI है, तो उसके लंग्स की हालत सुधर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप चेन स्मोकर हैं और अगर आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं तो आपके लंग्स रीजनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। That's exactly my point in this video। और अगर आप नहीं निकलते हैं तो आप 24/7 जो जहर ले रहे हैं उससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर दिन घट रही है। भारत में वायु प्रदूषण के चलते औसतन आपका जो जीवन है वो कम से कम 5-6 साल और ज्यादा से ज्यादा nobody knows कितने साल कम होने वाला है। और it pains me to say this, but ये जेनोसाइड जैसा स्लो किलर सिनेरियो है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सभी को इसके चपेटे में आना पड़ेगा। कैंसर, सांस की बीमारी, दिल का रोग, सभी कुछ। इंश्योरेंस का कोई भी मतलब उस समय पर रहेगा ही नहीं। इंश्योरेंस का वैसे ही मतलब आज भी नहीं है। नो इंश्योरेंस कवर्स पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज। नेक्स्ट है पानी खराब, ड्रिंकिंग वाटर जो अब जहर बन चुका है। भारत में पीने का पानी भी महफूज नहीं है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी कि भारत का 70% पानी कंटेमिनेटेड है और पानी की जो गुणवत्ता इंडेक्स है, जो क्वालिटी इंडेक्स है, वो 122 देशों में उसमें हमारा रैंक है बहुत ही बेहतरीन 120वां। ध्यान रखिए सरकारी आंकड़े हैं, ये मेरे जेब से निकाले हुए आंकड़े नहीं है।
हर 4 में से 3 इंडियंस गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हम और आप आरओ खरीद सकते हैं, वो लोग नहीं। और गंदा पानी यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं जिसमें मिट्टी हो, गंदा पानी मतलब जिसमें सीवेज हो, आर्सेनिक, फ्लोराइड, हैवी मेटल, सब कुछ, यू नेम इट एंड इट हैज इट। इस सब का परिणाम क्या होता है? हर साल लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग गंदे पानी और खराब सैनिटेशन की वजह से मर जाते हैं। अगेन, ये पुराना आंकड़ा है, नया आंकड़ा सरकार ने रिलीज किया ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, साफ पानी ना होने की वजह से उतने लोग मर जाते हैं जितना विदेश में किसी शहर की आबादी भी नहीं होती। एक सिंपल सा आंकड़ा, भारत में 342 मिलियन लोगों को, यानी 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है, और ये एक्चुअल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा, आई एम वेरी श्योर। या तो वो दूर से पानी लाते हैं या गंदा पानी, मटमैला पानी, गटर का पानी पीने के लिए मजबूर है। अब आप कहेंगे कि सरकार ने तो हर जगह जल और स्वच्छ भारत का जो इरादा है वो करना शुरू कर दिया, तो फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जानबूझकर गंदा पानी क्यों पी रहे हैं? जी हाँ, सरकारी प्रयास हुए हैं, बट उनका एनफोर्समेंट जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है वो आपको, मुझे, सबको पता है। अभी रिसेंटली जो इंदौर में घटना हुई, जहां पर पीने के पानी में सुएज वाटर मिल गया, गंदा पानी मिल गया, जिसकी वजह से काफी लोगों की मौत हो गई, ये तो आपको पता ही होगा। इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर होने का जो टैग है हर बार लेकर जाता है, उस शहर में इस तरह का काम हुआ। और ये सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है, ऑलमोस्ट सभी जगहों पर इस तरह का पानी पीने को लोग मजबूर हैं। और जब सरकार से सवाल किया जाता है तो वो घंटा हो क्या तुम, ये कहकर निकल जाते हैं। नो अकाउंटेबिलिटी, नो प्रॉब्लम्स। वैसे तो भारत में बहुत जगहों पर पीने का पानी है ही नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, पर जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है भी, वहां पर वो इतना लचर है कि वो सुएज वाटर है उसके साथ जरूर कहीं ना कहीं पर मिक्स होता है, लीकेज होती है, उसको ठीक नहीं किया जाता, और वो पानी साल दर साल लोग पीते रहते हैं। हमारी नदियों का हाल तो आपको पता ही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हमारी नदियां कितनी साफ हैं, और उनको साफ करने के लिए कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। जो नदियां स्वच्छ होनी थी, जिन नदियों को हम माँ मानते हैं, उनकी सफाई का काम कहां तक पहुंचा, या कुछ हुआ भी या नहीं? भारत जैसा देश जो नदियों से भरपूर है, जहां पर पानी हर किसी को मिलना चाहिए था बहुत आसानी से, वहां पर साफ पानी एक लग्जरी बन चुका है। आयरनी देखिए कि हम चंद्रयान जैसे मिशन ढूंढते हैं जो चांद पर पानी ढूंढता है, बट हम अपने देश में साफ पानी ढूंढने को अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जब आपको अपने देश में जो बेसिक एमिनिटीज हैं, स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, तो आप कितनी भी देशभक्ति दिखाइए, वो देशभक्ति एक न एक दिन आपके साथ ही खत्म हो जाएगी। हवा और पानी के बाद बात करते हैं खाने की, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है। और हमारे देश में ही कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जब हमारे देश में ऑलमोस्ट हर खाने की चीज मिलावटी है, तो हमारा मन भी वैसे ही मिलावटी होता जा रहा है। जहां पर जब भी कोई चीज टेस्ट की जाती है, उस टेस्ट में भले ही वो ब्रांडेड आइटम हो या नॉन ब्रांडेड आइटम हो, सब में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है और वो न्यूज बन जाती है। भले ही वो दूध हो जो डिटर्जेंट के साथ बनाया जाता है, यूरिया के साथ बनाया जाता है। दूध बनाने में पहले क्या डाला था? पहले शैम्पू ये कितनी मात्रा डाली? 50 ग्राम। और फिर रिफाइंड कितनी? 2 लीटर। फिर दूध डाला 2 लीटर। और उसके बाद मिलाने के बाद उसमें पानी डाल दिया। पानी कितना? पानी डाल दिया 16 लीटर। टोटल कितना बन गया? 20 लीटर। 20 लीटर। भले ही वो दही हो बड़ी बड़ी कंपनियों का, जिसमें सूएज के बैक्टीरिया मिलते हैं, कॉलीफॉर्म्स मिलते हैं। कॉलीफॉर्म्स, ईस्ट एंड मोल्ड का डिटेक्ट होना इंडिकेट करता है कि इस प्रोडक्ट का हाइजीन और प्रोसेस कंट्रोल अप टू द मार्क नहीं है। या वो घी हो जो बिल्कुल नकली है, जो तेल हो बिल्कुल नकली है, पनीर हो जिसको सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है, या सब्जियां हो या मसाले, यू नेम इट वी हैव इट। मिलावट करने में अगर कोई ओलंपिक होता तो हम हर बार गोल्ड जीतते और किसी को आगे आने ही नहीं देते। हमारे देश में कहने को एक फूड टेस्टिंग अथॉरिटी है जिसको FSSAI बोलते हैं, बट अधिकतर समय पर उसे सो जाने की बीमारी है, और जब वो जगती है और टेस्टिंग करती है तो पता चलता है कि इसमें तो प्रॉब्लम है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और ऑलमोस्ट जहां पर भी टेस्टिंग की जाती है वो खाना खराब, मिलावटी या घटिया किस्म का पाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में लोगों को पैसा कमाने से ज्यादा बड़ा काम कुछ नहीं दिखता। कि हमारे देश में जो भी खाना बेचते हैं उनको लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। इतनी आबादी है, कुछ लोग मर गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उनको पैसा कमाने का भी हक नहीं है। चाइना में कुछ सालों पहले ऐसा लॉ पास किया गया था कि अगर खाने में मिलावट की गई तो उस मिलावट करने वाले को फांसी की सजा तक देने का प्रावधान है। हमारे यहाँ पर अधिकतर मिलावट करने वाले जेल तक नहीं जाते। सी द डिफरेंस। बड़ी बड़ी कंपनियों के पैकेज दही में तो कॉलीफॉर्म अभी मिले ही थे, पर अभी अभी खबर आई है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के दूध में सेम कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले हैं भारी मात्रा में। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूं कि कॉलीफॉर्म होता है फीसीज का बैक्टीरिया, और ये पाया गया पास्चुराइज्ड मिल्क में, जो पैकेज्ड मिल्क होता है। मतलब पास्चुराइजेशन का
मेन मकसद ही होता है कि उस कॉलीफॉर्म को, बाकी खतरनाक बैक्टीरिया को दूध में से निकाल देना, ताकि आपको दूध को उबालने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली पी सको। पर अब वो पर्पस भी डिफीट हो गया। भरोसा करें तो किस पे करें? और ये मिलावट का खेल सिर्फ बेसिक पेट खराब होने या उल्टी, दस्त या बहुत बेसिक लेवल पर नहीं है। इससे आपका लीवर डैमेज, डायबिटीज, हार्ट डिजीज तक मल्टी लेवल रिस्क हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। आपको याद होगा शायद कुछ समय पहले अफवाह चली थी कि WHO ने बोला 2025 तक 87% इंडियंस को कैंसर हो जाएगा दूध में या बाकी खाने में मिलावट की वजह से। WHO का वो आंकड़ा, वो कोट गलत था, पर अब आने वाले 5 सालों में शायद वो रियलिटी होने वाला है। इस लेवल तक नहीं, बट काफी बड़े लेवल पर। जिस तरह की मिलावट हम अपने आसपास में हर जगह पर देख रहे हैं। एक नाम हम सदियों से सुन रहे हैं, शुद्ध के लिए युद्ध। पर ये जो शुद्ध के लिए युद्ध है, ये वाला युद्ध हम हर साल हारते रहे हैं और आगे भी हारने वाले हैं। तो अगर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए कोई बाहर सेटल होना चाहता है तो बिल्कुल सही सोचेगा। कम से कम वहां पर उसको खाने पीने की चीजें तो असली मिलेंगी। चलिए खाने से आते हैं सड़कों और ट्रांसपोर्ट पर। देयर इज अ गेम कि आप रोज जब बाहर जा रहे हैं तो आप मरेंगे या बचेंगे। ये वो मुद्दा है जो आपको रोज सुबह सुबह जब आप चाय के साथ अखबार खोलकर बैठते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि फलाना शहर में एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग हताहत हो गए। भारत में जब आप सुबह सुबह सड़क पर जाते हैं तो ये जंग लड़ने जैसा है। गाड़ी चलाना मतलब अपनी जान को हाथ में लेकर चलना। 2022 में भारत में रिकॉर्ड 1.68 लाख लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी। ये ऑफिशियल फिगर है, रियल फिगर इससे कहीं ज्यादा होगा। यानी हर 3 मिनट में एक भारतीय सड़क पर दम तोड़ रहा है। WHO के मुताबिक पूरे दुनिया में 20% रोड डेथ्स अकेले इंडिया में होती हैं। NCRB का 2021 का डेटा भी कहता है कि 1.55 लाख डेथ्स हुई और 3.84 लाख लोग घायल हुए एक साल के अंदर अंदर। 2022 में ये आंकड़ा हो गया 4.43 लाख क्रॉस कर गया। 2019 में कड़े कानून किए गए थे और जुर्माना भी बढ़ाया गया था, बट का एनफोर्समेंट ऑफ कोर्स 0 है। आज भी आप अपने सामने देख सकते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह है ओवर स्पीडिंग। सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो 70% जो रोड के हादसे होते हैं उसमें ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लोग अपनी गाड़ियों को स्पीड लिमिट से डबल लेवल पर चलाते हैं, ट्रक वाले नींद में चलाते हैं, और ड्रंक ड्राइविंग वो तो हमारा सबसे फेवरेट स्पोर्ट है। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा भले ही कितना भी ड्रंक हो। ऊपर से ये डेंजरस ड्राइवर्स जिनके पास कभी कभी लाइसेंस भी नहीं होता, जिनके पास लाइसेंस होता है, वो भी ऐसे ही अपने जान पहचान में रिश्वत देकर बनवा चुके होते हैं। तो जब ये डेंजरस ड्राइवर्स, अंडर एज ड्राइवर्स, ड्रंक ड्राइवर्स ऐसी सड़कों पर निकलते हैं जहां पर सड़क कम, गड्ढे ज्यादा हैं, तो ये चेरी ऑन टॉप है। फुटपाथ है नहीं, फ्लाईओवर बनाते ही गिर रहे हैं। दोपहिया जो वाहन है उस पर हेलमेट बिना लगाए 4 लोग बैठे हुए हैं। प्योर कियोस। और जिनको पकड़ा भी जा रहा है उनको रिश्वत देकर छोड़ा जा रहा है। रोज इतने हादसे बढ़ गए हैं कि अब हमें पढ़कर कोई एम्पैथी भी नहीं होती, कोई संवेदना नहीं होती। आप अपने आप में बेस्ट ड्राइवर हो तो भी आप सेफ नहीं हो। सामने वाला किस लेवल पर, किस तरीके से बिना लाइसेंस के दारू पीकर या अंडर एज ड्राइविंग कर रहा है आपको नहीं पता। किस दिन आपका खराब दिन, आपका वर्स्ट डे बन सकता है वो आपको नहीं पता। दुनिया भर में जहां एक जान की कीमत सबसे ज्यादा होती है, हमारे देश में शायद वो एक वोट से ज्यादा नहीं होती। कई केसेस में तो इतनी भी नहीं होती, क्योंकि वोट कब भी आजकल कुछ पता नहीं आपका वोट किसने डाल दिया। खुद लोगों को अपनी जान की कहां परवाह है। लोग सड़क ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे उनका आखिरी दिन हो। सड़क पर गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे कि बस वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर ऐसे माहौल में, इतने खतरनाक माहौल में, जब आपको रोज सड़क पर निकलना हो, हाईवेज पर निकलना हो, तो अगर कोई अपने देश से बाहर निकलना चाहे और जिंदा रहना चाहे तो इसमें गलत क्या है। एटलीस्ट भारत से बाहर की सड़कें बेटर इंजीनियर्ड होती हैं, लोगों में ट्रैफिक सेंस होता है, लॉ एनफोर्समेंट होता है। और हमारे देश में इसका उल्टा है। ग्रीन लाइट पर भी लोग क्रॉस करके ऐसे निकलते हैं जैसे उनका आखिरी दिन हो या उनको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हो 1 सेकंड बचाने पर। दिस इज द ट्रुथ ऑफ आवर डेली लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कानून और न्याय व्यवस्था। एक्टिविस्ट जेल में, क्रिमिनल्स बेल में। एक और बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बहुत गुस्सा आता है, देश में न्याय व्यवस्था का जो पलड़ा है वो किसके लिए झुक रहा है। यहाँ एक अजीब सा तमाशा चल रहा है। जो सिस्टम पर सवाल उठाता है, सच बोलता है, सरकार की गलतियां उजागर करता है, उन्हें तो कानून का डर दिखाकर या फ्रॉड दिखाकर मुकदमों में अंदर कर दिया जाता है। FIR का डर दिखाया जाता है, उन्हें बेल भी नहीं मिलती। और जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं या बाबा हैं, वो बड़े बड़े अपराध, रेप, मर्डर, फ्रॉड करके ऐसे घूमते हैं जैसे उनको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा हो। आसानी से जमानत मिल जाती है, वो विदेश चले जाते हैं। यही कड़वा सच है। सोनम वांगचुक का नाम शायद आप भूल चुके
चुके होंगे, बट वो अभी भी जेल में है। कुलदीप सेंगर का नाम आप भूल चुके होंगे, पर वो आराम से अपनी बेल पर है। आसाराम, राम रहीम, पास्टर बजिंदर, ऐसे बाबाओं की तो एक लंबी लिस्ट है जो इस तरह के घृणित काम करके या तो बेल पर है या बेल पर निकलने वाले हैं। सरकार भी डिसेंट को दबाने के लिए यूएपीए या इस तरह के कड़े कानूनों का बेधड़क इस्तेमाल कर रही है, जो कानून कुख्यात दुर्दांत आतंकवादियों पे लगते हैं। राम रहीम सिंह जिसका एग्जाम्पल हमने दिया, वो 2020 से अब तक 15 बार जेल से बाहर आ चुका है पैरोल पर, 15 बार, कुल मिलाकर 366 डेज। कभी उसको अपने जन्मदिन पर 40 दिन की छुट्टी मिलती है, कभी किसी इलेक्शन से पहले, कभी यूं ही। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध ऑलमोस्ट डेली लेवल पर हो रहे हैं, उसका तो कहना ही क्या। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2021 में भारत में 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, यानी औसतन हर दिन 86 रेप। और ये वो मामले हैं जो सिर्फ दर्ज हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो दबा दिए जाते हैं पीड़िता द्वारा या दोषी जो होता है उसके सोशल स्टेटस के हिसाब से, वो मामले दर्ज ही नहीं होते। जब सड़कों पर, घरों में दरिंदे घूम रहे हैं खुलेआम, तो महिलाओं का बाहर निकलना कितना सेफ होगा। ये छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं बख्श रहे हैं। रोज आप न्यूज में या अखबारों में या कहीं पर पढ़ते होंगे कि 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर दिया गया, 11 साल की बच्ची के साथ रेप करके मर्डर कर दिया गया। सुनकर मेरे जैसे लोग अंदर से कांप जाते हैं। पर ऐसा लगता है कि हमारे देश में डेली रियलिटी बन चुकी है कि कानून या प्रशासन इनका कुछ कर ही नहीं सकता। रेप केसेस में दोषी को सिद्ध करने की दर हमारे देश में 25 से 30% है, यानी 10 में से 7 आरोपी साफ साफ बच निकलते हैं। इसमें से कई केसेस झूठे भी होते होंगे, बट ये तो तय है कि हर बार पीड़िता न्याय नहीं पाती। और इसमें सबसे बड़ी चीज है आपका दिमाग को कंट्रोल करना, आपको ब्रेन वॉश करना, आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर या आपकी जाति के नाम पर या आपकी भाषा के नाम पर, आपके प्रांत के नाम पर लड़वाते रहना, क्योंकि तब आप असली मुद्दों के बारे में बात थोड़ी करोगे। तब आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में बात थोड़ी ना करोगे, महिला सुरक्षा के बारे में बात थोड़ी ना करोगे, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात थोड़ी ना करोगे। आप तो बस बाबाओं के पंडालों में जाओगे, उनके चमत्कारों की बात करोगे और उनसे एक जिंदगी जीने का नुस्खा लेकर घर पर आकर वापस से ब्रेन वॉश हो जाओगे। रक्षा कवच हनुमान जी का रहेगा। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, भगवान शंकर का जो मंत्र जाप आप करते हैं जोर जोर से, वो आप घर में अपने पूजा मंदिर में जो आपका स्थान है, पूजा मंदिर में आपने एकदम शंकर जी का विग्रह रख रखा है। हम ना खुद को क्रिटिकल थिंकिंग सिखा पाए, ना ही अपने लोगों को, ना ही एजुकेशन सिस्टम हमारा किसी काम का है। हमारे देश में सिर्फ अंधविश्वास, स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन ही पनप पाया। ऐसे माहौल में जो होशियार हैं, सचेत हैं, वो स्मार्ट लोग हैं जो बाहर निकल चुके हैं या बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक आंकड़ा बताता हूँ आपको, 2022 में 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। ये विदेश मंत्री ने संसद में बताया, जो पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा थे। और कुल 2011 से 2022 तक 16 लाख लोग अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। ये वो लोग नहीं है जो विदेश गए हैं, ये वो लोग हैं जो एक तरह से अपना आखिरी एम्बिलिकल कॉर्ड काट चुके हैं कि अब ये देश से नागरिकता छोड़ चुके हैं। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं और उनके बच्चे हैं, क्रिकेटर हैं, जिनको आप पूछते हैं, वो या तो ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं या उनका सेकंड होम, थर्ड होम विदेश में है, या वो प्लान कर रहे हैं विदेश में बसने की। शाहरुख खान मुंबई में मन्नत और उनका पाम जुमेरा दुबई में 100 करोड़ से ज्यादा का विला है, जहां वो अक्सर फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। लंदन के सबसे महंगे इलाके पार्क लेन में 175 करोड़ का अपार्टमेंट है शाहरुख खान का। मुंबई, दुबई, लंदन, LA में सब जगह उनके घर हैं। अक्षय कुमार के पास कनाडा की सिटीजनशिप थी, पर वो अब छोड़ चुके हैं। उनका परिवार भी काफी टाइम बाहर रहा। और ऐसे ही अमिताभ बच्चन भी लंदन में घर है उनका। कई एक्ट्रेसेस तो विदेश में शादी करके बस चुकी हैं और ज्यादातर क्रिकेटर या तो एक्टिव जब यहाँ पर खेलते हैं तो यहाँ पर रहते हैं, बाकी चले जाते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एग्जाम्पल आपके पास है ही। इसमें और एग्जाम्पल हैं, आशीष नेहरा से लेकर सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर के बच्चे या पॉलिटिशियन और उनके बच्चे जो कि जनता को देश प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। और उनके अधिकतर उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वहीं पर सेटल हो चुके हैं, जितने भी अधिकतर पॉलिटिशियन हैं हर पार्टी के। तो अगर इनको देखकर भी आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि अगर भारत एक स्वर्ग जैसी जगह होती तो ये लोग अपने ठिकाने बाहर क्यों बनाते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनको अंदाजा है कि अगर भारत में हालत ठीक नहीं है, भारत को सुधरने में टाइम लगेगा, तो एक बाहर का विकल्प भी उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि उनके पास पैसा है। ये लोग नाम के लिए भारत आते हैं, थोड़ा शोहरत कमाते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और जैसे ही टाइम मिलता है स्विट्जरलैंड, लंदन, दुबई, इधर उधर चले जाते हैं। और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। इफ यू कैन यू शुड, जो सच है वो मानना पड़ेगा। देश को बेहतर बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, पर आपके पास जो आपकी लाइफ है
उसको बेहतर बनाने का बहुत छोटा मौका होता है। अगर आपके पास मौका है, अगर आप उस एज में हैं, अगर आपके पास पैसा है, वीजा है, नौकरी है, पढ़ाई के अवसर हैं, तो जस्ट टेक इट। हो सकता है कुछ समय बाद आपको वो अवसर भी ना मिले, तो आपके हाथ से छूट जाए और आप सिर्फ अफसोस करते रह जाएं। खुद पीएम हमारे अक्सर बाहर रहते हैं, अधिकतर समय देश में रहते ही नहीं है, तो आम जनता के पास अगर वो मौका है तो वो ऐसा क्यों ना करे। और अगर आप भारत से बाहर जा भी रहे तो आप भारत से नाता तोड़ नहीं रहे। जो आज एनआरआई बाहर हैं वो भारत में सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं, जिसके बारे में हम अपने वीडियोस में पहले बात कर चुके हैं। और फ्रैंकली अगर कोई इंसान बाहर जाकर खुश है, सुविधा उठा रहा है, तो वो अपने देश के लिए कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि सीख है कि हमें भी ऐसा ही एनवायरनमेंट डेवलप करना होगा। पर जब तक नहीं है तो लोगों को बेहतर लाइफ चूज करने का पूरा हक है, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए। तो मेरी भविष्यवाणी, मेरी प्रोफेसी वही है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, अगर हमने भारत को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए इंडिविजुअल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर या गवर्नमेंट लेवल पर, तो अगला दशक हम सबके लिए जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अपनी लाइफ का डिसीजन ऑब्वियसली आपको खुद करना है, खुद सोचो लॉजिकली, और खुद का भला अगर हो रहा है तो पीछे मत हटो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर और भी इस तरह के वीडियो देखना चाहें, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा इस तरह के एक और वीडियो में। अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।